बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकालने के बाद मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए हुकूमती कोशिशें जारी हैं और आलमी मालियाती फ़ंड के साथ गुज़श्ता कई दिनों से मुज़ाकरात के बाद अब पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है। ये जो है वो आज एक अच्छी खबर मिली है और इसका इस पर इजहार ख्याल है वो वफाकी काबीना के इजलास में भी किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने क्या कहा कि इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये थी कि लोग ये कह रहे थे कि मिनी बजट शायद आने वाला है, लेकिन वो सारे जो लोग ढंडोरा पीट रहे थे नाकाम हो गए। क्या कहा वो सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो रात गुजरी है हो गया है। IMF को यकीनन हैरानगी हुई होगी। एग्रीकल्चर टैक्स मेक और ब्रेक, उसके बगैर IMF ने आगे नहीं चलना था। उसमें सूबों ने पूरी तरह हिस्सा डाला है। किस तरह अगयार ने और मुखालफिन ने ढंडोरे पीटे। अब आया क्या आया मिनी बजट, और मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। मिनी बजट भी नहीं आया। बतौर एक टीम के पूरी कौम ने इसमें बेपनाह इसमें कुर्बानियाँ दी हैं और ख़ास तौर पर सैल्यूट क्लास ने, उन्होंने जितना बोझ बर्दाश्त किया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। ये लंबा सफ़र है, ये लंबी एक जंग है। पाकिस्तान ज़रूर अपना खोया मुकाम इंशाअल्लाह हासिल करेगा और ज़रूर करेगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मुल्क में अमन कायम हो, दहशत गर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा हो, क्योंकि अमन होगा तरक्की होगी। सफ़र लंबा है शामी साहब, लेकिन मेहनत करते रहे तो इंशाअल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे। नहीं, आज जो एलामिया जारी किया है IMF ने वो बहुत हौसला अफजा है। उन्होंने बहुत तारीफ़ की है पाकिस्तान की कि बड़ा डिसिप्लिन लेके आए हैं और 2015 के बाद पहली बार इन्फ्लेशन इतनी कम हुई है। बिल्कुल। और इससे तवक्को की जा सकती है कि जो हमारा शरह सूद है वो 12% पर है इस वक्त। जी हाँ। तो आने वाले दिनों में उसमें मज़ीद कमी होगी। और वज़ीर आज़म ने एक बात ये कही कि 12,900 अरब रुपया महसूलात का तखमीना लगाया गया था, जो टारगेट था। जी हाँ। कि इतना टैक्स कलेक्ट होना चाहिए। 26% उसमें इजाफा हुआ। और अब IMF जो है उसको भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये आप टारगेट हासिल कर लेंगे। तो IMF ने कहा कि आप इसको नीचा कर दें, आप इसको 12,100 अरब पे ले जाएं। उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत बड़ा टारगेट है। तो मगर वज़ीर आज़म ने कहा नहीं और उनकी टीम ने कहा नहीं। और वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर हम अपना टारगेट नीचे कर लेते तो फिर हमने जिस तरह कमर कसी थी और जिस तरह पूरा FBR है, वज़ारत ख़ज़ाना है और पूरी दूसरे जो अदारे हैं वो चौकस हो गए थे, वो ढीले हो जाते। फिर ये 12,300 अरब रुपया वो टारगेट मुकर्रर किया गया और GDP का 10.2% टैक्स कलेक्ट करना था, लेकिन 10.6% टैक्स कलेक्ट किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। यानी महसूलात और जो रेवेन्यू है उसकी मद में जो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है और इंशाल्लाह ये सफ़र आगे बढ़ेगा। इसमें क्रेडिट शामी साहब एक तो ज़ाहिर है जो टीम है उसको उन्होंने दिया, लेकिन साथ साथ आर्मी चीफ को भी उन्होंने क्रेडिट दिया। आर्मी चीफ को भी क्रेडिट जाना चाहिए, वो भी टीम का हिस्सा है। और वज़ीर आज़म जो है उसको लीड कर रहे हैं और वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो भी बड़ी महकम तरीके से लगे हुए हैं। तो टीम वर्क है और पूरी टीम जो है जैसे कवाली करते हैं ना, या तो हम नवा होते हैं, उसी तरीके से आप देखें, अगर जब आप धुन बना रहे होते हैं, अगर एक साजिंदा जो है वो दुरुस्त ना हो, बिल्कुल, और एक साज भी दुरुस्त ना बजे तो आप गाना सुनने का मज़ा नहीं आता। बिल्कुल। तो ये इज्तिमाई काविश है और इसके लिए बड़ी तारीफ़ की जानी चाहिए और तहसीन की जानी चाहिए। और पाकिस्तान जो है इसी तरह हम कमरे हिम्मत कसीर है। अब तो देखें फिर तो हम अपने मसाइल पर काबू पाने में कामयाब होंगे, अपने कर्जे भी उतार सकेंगे और अपनी मज़ीद कर्जे लेने की ज़रूरत भी नहीं होगी। बहरहाल एक हिम्मत से काम करना होगा। और जो बात कही है वज़ीर आज़म ने कि अमन होना चाहिए, भाई ये हमारे बस में तो नहीं है अमन हो। हमारे हमसाए जो हैं हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं,
कोई 2000 किलोमीटर की सरहद है, किसी की 2500 किलोमीटर की सरहद है, किसी की 1500 किलोमीटर की सरहद है। एक लंबी सरहदें हैं और वहाँ से लोग आते हैं, दरअंदाजी होती है। लेकिन बहरहाल एक अज़्म मुसम्मम है और लगी हुई है कौम। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर दंगा फसाद के बावजूद, तमाम तर यानी अदम इस्तेहकाम के बावजूद अपनी काम किया जा रहा है और हम लगे हुए हैं और कौम अपनी ज़िंदगी का सबूत दे रही है। अब शामी साहब होता है ये, ज़ाहिर है उन्होंने तो सैलरीड क्लास का शुक्रिया अदा किया कि जी तनख्वाहदार तबके पे बहुत बोझ बढ़ा है, उसे कम करना चाहिए। अब जो वज़ीर कराम की तनख्वाहें बढ़ गई, अरकान असम्बली की बढ़ गई, काश वो भी इस मुश्किल वक्त में वो 1 साल सब्र कर लेते, मगर उन्होंने नहीं किया। 188% जो तनख्वाहदार तबका है वो उसका शदीद उसके ऊपर बोझ है। जो हमारे प्रोफेसर हैं, उनको जो यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, सरकारी उनको जो मराहत मिली हुई थी वो भी वापस ले ली गई हैं। वो दिन रात एहतजाज करते रहते हैं। तो बहरहाल IMF ने एक बात ये भी कही कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो अपने अहदाफ हासिल कर रहा है। लाखों घराने जो हैं उनको नकद रकूम मिल रही है, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके साथ ताउन हो रहा है। और यानी अब ये लोग इस पे तनकीद करते हैं ना कि जनाब ये तो पैसे नहीं देने चाहिए, भिखारी बना रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए, लोगों को मछली पकड़ना सिखाएं। ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन जो जिस शख्स की आज ज़रूरत है उसके पेट में आज रोटी जानी चाहिए। उसको आप 2 साल और 3 साल का प्रोग्राम तो नहीं दे सकते ना। तो वो काम भी करने चाहिए और ये काम भी करना चाहिए। और ये दुनिया भर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये अपने शहरियों की इस तरह फाइनेंशियल सपोर्ट का ये प्रोग्राम, ये पाकिस्तानी रियासत का तुर्रा इम्तियाज़ है। हम दिन रात तनकीद करते रहते हैं ना, कोई ये प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम कहीं आपको और नहीं मिलेगा। हमने सर बनाना था ना फलाही रियासत, तो उसकी तरफ एक कदम तो है ना। अब अखुवत है, जो अखुवत का प्रोग्राम है, कर्जे हसना देते हैं सूद के बगैर, इंटरेस्ट फ्री, वो भी पूरी दुनिया में अपनी तर्ज का वाहिद प्रोग्राम है। सही, पूरी दुनिया में कहीं कर्जा जो बगैर सूद नहीं दिया जाता, और जो छोटे कर्जे देने वाले हैं वो भारी सूद वसूल करते हैं। लेकिन डॉक्टर अमजद साकिब साहब और उनके रफ़का, इन्होंने इस लिहाज से भी लाखों घर जो हैं उनमें चिराग जला दिए हैं, उम्मीद के भी और रोशनी के भी। सही। तो अब यह है इसी तरह, अब ये IMF एक बात और कही कि तालीम के शोबे में और सेहत के शोबे में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए, बजट बढ़ाना होगा अपना, अखराजात ज्यादा होने चाहिए। पाकिस्तानी रियासत जो है तालीम के शोबे में और सेहत के शोबे में कम सरमायाकारी कर रही है। बिल्कुल। और हमारे हमसायों के मुकाबले में हम बहुत पीछे हैं। और ये हमें ये इसका जो बजट का शेयर है उसमें इजाफा करना होगा, GDP का शेयर जो है उसमें इजाफा करना होगा। ठीक है, तभी हम एक इस तालीम के मैदान में ठीक है आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल। और सेहत के मैदान में भी काबिल कदर कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तो बहरहाल ये सारे काम करने के हैं। IMF तवज्जो मबजूल कराए उससे पहले ही तालीम में तो हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सही है। अब तो हमारे यहाँ तो यूनिवर्सिटियाँ जो हैं यही नहीं तय हो रहा, पंजाब ने या सिंध ने उनकी मदद करनी है, उनके ग्रांट किसने देनी है, सूबों ने देनी है या मरकज़ ने देनी है। मरकज़ कहता है सूबों की तालीम सूबों का मामला है, वो इसकी यूनिवर्सिटियों को फंड फराहम करे। तो मतलब ये सारे मामला है। बाकी सारी बातें जो हैं पीछे डालें, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी एजुकेशन में, हाई स्कूल एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में इजाफा करें, ग्रांट्स उनमें इजाफा करें, अखराजात में इजाफा करें। ठीक है, 2 गुना करें, 3 गुना करें। ये तो सब ठीक है कि ये हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन माजी में हमने देखा सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और फिर एकदम या तो कोई नज़र लग जाती है या कोई ऐसे इक़दाम कर लिए जाते हैं जिसकी वजह से तमाम तर कोशिशें जो हैं उस पर पानी फिर जाता है। और इसकी ज़ाहिर है जो बातें यही नून लीग हुकूमत शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब करते हैं, बदलती हैं। हाँ। एक हमारे धींगा मुश्ती होती है। हाँ। लेकिन इसके बावजूद फिर हम कपड़े झाड़ कर खड़े हो जाते हैं।
सर लेकिन ये बार बार तो नहीं, अब जैसे मिसाल है कि अभी ये कहा जा रहा है जी ईद के बाद अब अपोजिशन जो है वो पर तोल रही है कि जी हमने एहतजाज करना है, तहरीक चलानी है, तो फिर अगर एक सिस्टम चल रहा है और सही डायरेक्शन में चल रहा है तो फिर उसको आपको खराब करने की क्या जरूरत है? तो अपोजिशन से आप बात करें ना, आप जाके खान साहब से मुलाकात करें, उनसे मशवरा करें, जो मुलाकातें करते रहे। मैंने तो ये अपोजिशन को मशवरा नहीं दिया। अपोजिशन की अपनी रौनक लगी रहनी चाहिए, एक हद तक तो जरूरत होती है ना अपोजिशन की। तो सर कुछ जरा हम एनालिसिस पे भी कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब ने हमें, फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब जी। फवाद चौधरी साहब, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि हम ना अपोजिशन में हैं ना हुकूमत में हैं, तो वही मामला मेरा ख्याल आपका है। आप कहाँ हैं? तहरीक इंसाफ में हैं, उसके हामियों में हैं, उसके मुखालफों में हैं, या सिर्फ खान साहब के साथ, या सिर्फ खान साहब के साथ हैं? कहाँ खड़े हैं आप? देखिए शामी साहब, एक्चुअली हुआ ये है कि जब ये तब्दीली जो आई है उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट की जो कार्रवाइयां हुई उसके नतीजे में पीटीआई को तो अमली तौर पे ख़त्म कर दिया, कार्डर ख़त्म कर दिया। तो जब असद उमर साहब हों, परवेज़ खट्टक हों, इमरान इस्माइल हों, अली जैदी हों, मैं हूँ, हम लोगों को ज़बरदस्ती था डाल के, तशद्दुद करके जेलों में डाल के पार्टी या सियासत छुड़वाई गई। उसके बाद जो बाकी बचे, शाह महमूद कुरैशी हो गए, जहाज चौधरी साहब हो गए, महमूद और रशीद साहब हो गए, उनको जेलों में डाल दिया, यास्मीन राशिद हो गई, उमर चीमा हो गए और बेशुमार लोग। उसके बाद देखिए पीटीआई एज सच नाउ उस तरह फिगर नहीं करती। अब तो इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में कोई काडर नहीं है। इसकी वजह से जो एक वैक्यूम है पाकिस्तान के अंदर और जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सामना अब एस्टैब्लिशमेंट भी कर रही है और हुकूमत भी कर रही है। मसलन जब आप कहते हैं कि जी वो हमने कौन बुलानी है, सलामती कमेटी की मीटिंग बुलानी है, तो आप इमरान खान के बगैर कैसे वहां पे जो है वो कंसेंसस करा सकते हैं? मतलब ये गौहर हो गए या सलमान राजा हो गए या शिबली हो गए, लोग उनको तो जानते ही नहीं है, उनको देखते ही नहीं है। मगर तो वो जब आपने पार्टी खत्म इसलिए तो आप पर वो पप्तियां कसते हैं और आपके भाई को भी आपको आपके बारे में इल्जामात लगाते हैं और आप उनको तस्लीम ही नहीं करते, वो आपको तस्लीम नहीं करते। वो यही शाम साहब, तस्लीम करना या ना करने की बात तो दूसरी है ना। इशू तो ये है कि जानते ही आप, मतलब हसन है, आप हैं, इतने तवील अरसे से जाहिर है आप पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं। हम और आप रोजाना रात को सालों से क्या करते हैं, हम तस्दीक करते हैं ना रोजाना की सियासत का क्या हो रही है, किधर जा रही है। देखिए इन लोगों को तो हम जानते ही नहीं है कि ये पॉलिटिक्स के हवाले से इनका तो कोई तारुफ ही नहीं है। लिहाजा ये तो ऐसे ही है कि जैसे बच्चे जो है वो कैंडी शॉप में आ जाते हैं और वो चाहते हैं कि सारी कैंडीज जो है मैं आज ही खा के जाऊंगा। इस किस्म का इस वक्त पीटीआई की जो खान साहब ने किया है ना, उनको जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उनको खान साहब ने इसलिए किया ना, खान साहब ने तो इसलिए किया है कि आपने छोड़ा किसको बाहर जब आपने पार्टी खत्म। खान साहब इस वक्त जेल में है, जेल के अंदर जो महदूद वो इख्तियार वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जाहिर है पार्टी की तो अब वो अहमियत और हैसियत है नहीं, अब तो इमरान खान है और नीचे लोग हैं। अब देखते हैं ये है कि आगे कैसे जो है वो चीज़ें बढ़ती हैं, क्या होता है। क्योंकि अब आई वुड, जिस तरह मैं अगेन आपको ये कहूँगा कि पार्टी की इमरान खान के बगैर देखें ना, पीटीआई में या आईपीपी में या अवाम पाकिस्तान पार्टी में तो कोई फ़र्क नहीं है ना। तो ये तो इमरान खान की ज़ात है जिसके साथ लोग जुड़े हुए हैं और हम भी इमरान खान की ज़ात के साथ जुड़े हुए। नहीं जुड़े हुए तो हैं वाजपेयी साहब, लेकिन वजह क्या है? आप मिले भी जाके, खान साहब से मुलाकात भी की, आपके भाई जो है रिप्रेजेंट करते रहे खान साहब को। कल तक तो ये खबर आई थी कि खान साहब ने तारीफ़ की है फैसल चौधरी साहब की कि ये जी हमारा पुराना चेहरा है, और फिर अचानक जो है वो हमें ये पता चलता है कि उनको लीगल टीम से निकाल दिया गया है, उनको उस ग्रुप से जो है वो माइनस कर दिया गया। वो तो देखिए ना, सलमान राजा हो गए या ये बाकी लोग हो गए जो बेसिकली तो पनामा में नवाज शरीफ साहब के वकील थे, और मॉडर्न पीटीआई तो जो है वो पनामा केस के बाद बनी है। तो जाहिर है ये नून लीग से जब इधर आए हैं तो अब इनको एक तो जाहिर है उनको पॉलिटिक्स का पता नहीं है और वो ये समझते हैं कि वो रेजिमेंट चला रहे हैं।
चाहे शेर अफजल मरवत हो, चाहे बाबर अवान हो, चाहे फैसल हो, जो भी उनसे इख्तलाफ करे उनको लगता है कि मैं इसको डिसमिस ही कर दूंगा सर्विस से। पार्टी में ऐसे तो नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर तो एक ओपिनियंस होती हैं लोगों की। जो झगड़ा इनका अब शुरू हुआ वो शुरू हुआ कि आपने ये अंडरटेकिंग क्यों दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि आप बाहर गुफ्तगू नहीं करेंगे इमरान खान से मिलके। क्या और ये जैसे बात भी आपने दुरुस्त देखा है कि कि खान कल साहब ने इस पहली पर जो है खफगी का इजहार किया है कि जी ये क्यों अंडरटेकिंग दी गई? मुझे नहीं पता, हमारी मुलाकात हुई, लेकिन लॉजिकल नहीं बनता ना। इमरान खान इसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि आप कल इमरान खान से आप मिले हैं। अब उसके बाद पहली बार ये हुआ है कि उस मीटिंग के बाद ना तो कोई इमरान खान की ट्वीट आई है, ना ही इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिससे जो एक इनकम्युनिकेटो करने की जो एक ख्वाहिश है हुकूमत की वो तो पूरी हो गई। और आपने खुद ही अंडरटेकिंग दे दी, लिहाजा आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। कहते हैं अगले दिन तो बाबर आप बोल अवान सकते हैं ना, साहब उस दिन ना बोले, अगले दिन बोल लें, उससे अगले दिन बोल लें, नहीं या ट्वीट कर दें। नहीं, जो फैसला है हाई कोर्ट का वो कह रहे हैं कि आप इमरान खान से मुलाकात की गुफ्तगू बाहर नहीं करेंगे, और उसके ऊपर आपने अंडरटेकिंग दे दी है। अब बाबर अवान साहब का जो मौकफ था या फैसल का जो मौकफ था वो यही था कि आप हमारी तरफ से पार्टी से पूछे बगैर पॉलिटिकल कमेटी की अप्रूवल आपने नहीं दी, कोर कमेटी की अप्रूवल आपने नहीं ली, आप लोगों ने जाके कैसे ये अंडरटेकिंग जो है दे दी, जो बिल्कुल मैं समझता हूँ उनका मौकफ जो है वो दुरुस्त था। और अब उसके नतीजे में पार्टी के अंदर जाहिर है कि मैं तो पहले ही, सच्ची बात यह है कि खान साहब से जिस तरह आपने कहा मैं मिला हूँ, मैंने उन्हें कहा कि आप, हम पहले एक बुजदार को रोते थे, अब आपने 6-8 बुजदार मुसल्लत कर लिए हैं। इनके होते हुए ना कोई सियासत आगे जा सकती है, ना पार्टी आपकी को मदद कर सकती है। और इमरान खान ने अब अपने लिए खुद देखिए, एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना कि आप ये समझ लें कि सियासत के फैसले जो हैं वो वकील और जज जो हैं वो मिलके कर लेंगे, ये नहीं होता। शामी साहब जैसे एक जो सियासत को जानने और समझने वाले शख्सियत हैं, उनके सामने तो ये बात वैसे करना है। वो सियासत के फैसले सियासी स्ट्रेटजी से तय होने हैं, आपकी सियासी हिकमत अमली से तय होने हैं, आपकी कोई कानूनी मुशगाफियों से थोड़ा तय होने हैं। अब आप इनकी अकल का अंदाजा लगाएं कि इन्होंने 60-70 करोड़ रुपया वकीलों को फीस दे दी, अपना मीडिया सेल बंद कर दिया, जिससे जो 2015-16 से बच्चे जो थे वो एक्टिव थे। आपने अपनी जो सोशल मीडिया है वो आउटसोर्स कर दिया है लोगों को, कोई वहां पे स्ट्रक्चर नहीं रहा, कोई कुछ नहीं रहा, जिसके मुंह में जो आता है वो वही बात कर देता है। आपके पास पैसे नहीं है कि आप एक अपोजिशन पार्टीज का एक फंक्शन कर सकें, आपको होटल में खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है आपके पास, क्योंकि आपने सारे पैसे वकीलों को दे दिए। ठीक है। अच्छा, आपने जो ट्वीट में सलमान अकरम राजा साहब को जिन अल्फाज से मुखातिब किया है उस पर कोई निदामत, शर्मिंदगी है? आप समझते हैं कि नहीं बिल्कुल आपने ठीक किया जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए? कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए? नहीं, मैं ऑन एयर तो नहीं कह सकता ना, वो पता नहीं, जो मुझे नहीं याद अब क्या क्या। अच्छा, याद ही नहीं, नहीं वो तो ऐसी बात है। इशू ये है कि जो बेसिकली देखें, ये अहमकों के एक इज्तिमा है जिसमें हम फंस गए हैं, ना इनको समझ है ना इनको अकल है। इन्होंने पूरा इमरान खान साहब को 600 दिन हो गए हैं जेल के अंदर। मेरा तो दिल दुखता है कि इतना बड़ा आदमी जो है उसके साथ ये कर क्या रहे हैं। और खान साहब की जाहिर है, जिस तरह आपने इशारा किया, खुद भी जो है वो उन्होंने ये लीडरशिप लगा के बड़ी अपने साथ भी ज्यादती की है, पार्टी के साथ भी ज्यादती की है। इनके होते हुए कोई चांस नहीं है कि हम किसी कामयाबी की तरफ जा सकें। फिर यानी ईद के बाद जो तहरीक चलने का इम्कान है, जो दावे किए जा रहे हैं, उस पर आप कोई ऐसा नहीं, आपकी कोई उम्मीद नहीं है उस तहरीक के साथ? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं आपके इस प्रोग्राम में पहले भी आया, बहुत अर्सा पहले से मैं ये बात कर रहा था कि ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बनना चाहिए। मैं जब खान साहब से मिला तो मैंने उन्हें कहा जी हम एक एस्टैब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं, फिर हम हुकूमती जमातों से लड़ रहे हैं, हमने सोचा ये काफी नहीं है, हमें सारी अपोजिशन पार्टियों से भी लड़ना है। तो देखिए इस तरह कैसे चल सकता है। तो उन्होंने फिर बाकायदा जो है वो मुझे भी उन्होंने कहा कि करो, इसमें मिलो जाके। मैं मिला, मतलब मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिला, शाहिद साहब से मिला, सब लोगों से मिला, फिर मैंने इनकी मीटिंग्स अरेंज भी जो है वो मैंने करवाई। उसके बाद जो है इशू ये है कि जब आप एक साल में एक पॉलिटिकल अलायंस बनाने की सलाहियत नहीं रखते तो आप तहरीक चलाने की सलाहियत इसका मतलब तो ये हुआ कि पीटीआई सोलो फ्लाइट भी लेने की ताकत नहीं रखती है, यानी उसको बगैर ऑपोजिशन जमातों को शामिल किए बगैर नहीं वो तहरीक चला सकेगी। देखिए ना, आखिरी सीरियस एफर्ट इमरान खान को निकालने की बुशरा बीबी ने की है। अब भी सवाए इसके कि उनकी बहनें खुद आके ये रिलीज इमरान खान का मामला जो है वो लेके आगे चले और मूवमेंट बनाए, लोग और किसी के साथ नहीं जुड़ते। अच्छा, आखिर में अगर खान साहब चाहते तो आपको कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर देते,
आपको ओहदा दे देते, आपकी जिम्मेदारी लगा देते, बाकायदा ऐलान कर देते। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। बात आप नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, और वो इसलिए वो नहीं कर पाते या नहीं कर पाए कि जो मौजूदा लीडरशिप है वो जाती ही सिर्फ एक काम के लिए है कि जी कोई पार्टी में आ ना जाए और कोई पार्टी में रह ना जाए। मतलब आखिरी लिस्ट इन्होंने 23 लोगों की दी है, एमएनएज और सेनेटर्स की, कि आप इनको निकाल दें। इमरान खान एक खास माहौल में है, वो उस खास माहौल से बाहर नहीं जा सकते, और इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि मैं एक दफा रिलीज होता हूं तो फिर मैं सारे फैसले करूंगा या मैं करूंगा। फवाद चौधरी साहब, खान साहब की रिहाई जो है, बनाया खान साहब की रिहाई वो होगी कैसे? जो वकला वक्त पर अदालत नहीं पहुंच पा रहे वो करवाएंगे, या आरिफ अलवी साहब, कासिम सूरी साहब, जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वो फ्री इमरान खान की मुहिम चलाकर या कांग्रेस में अपनी लॉबिंग करके उनको रिहा करवाएंगे, या फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को साथ मिलाकर ईद के बाद कोई तहरीक चलाकर आपको लगता है कि रिहाई मुमकिन होगी, या आखिर में ये कह लीजिए कि जो सोशल मीडिया है उसको लगाम डालकर मुक़तदरा के साथ बातचीत करके कोई बात बन सकती है? मुक़तदरा भी देखें ना, बातचीत नहीं करेगी जब तक एक रिक्विजिट प्रेशर मौजूद नहीं होगा। ये एक हांडी है, पॉलिटिक्स जो है ना वो एक हांडी की तरह है, इसमें सारी मसाले बराबर बराबर जो है ना वो चाहिए होते हैं। आप ये कहें कि आप सिर्फ जो है बैरून मुल्क लॉबी से निकाल लेंगे, नहीं निकाल सकते, आपको इंटरनल भी एक प्रेशर चाहिए। अब इंटरनल प्रेशर बनाने के लिए आपको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की से ज्यादा आपको इमरान खान की बहनों का प्रोएक्टिव रोल चाहिए, लीमा बीबी का प्रोएक्टिव रोल चाहिए, और उसके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोग उनके साथ जुड़ते हैं। अब आपको बैरून मुल्क लॉबी भी चाहिए, आपको प्रोएक्टिव रोल यहाँ पे भी चाहिए, और आपको मुक़तदरा से भी दरवाजे बंद नहीं करने। अगर आपने दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की खोल के रखें। आपने एक जो है ये सारे मसाले जब होंगे तो इमरान खान जो है वो बाहर आएंगे, और इमरान खान का बाहर आना मुल्क की सालमियत, यानी मौलाना जो है वो आपको लगता है कि साथ नहीं देंगे खान साहब का? आपने उनका नाम नहीं लिया। देखे ना, मौलाना भी साथ देना चाहते हैं, वो पोजीशन में हैं, और वो पोजीशन में वो एनजीओ नहीं चला रहे। सवाल ये है कि आप उन्हें क्या पॉलिटिकल डील देंगे। हुकूमत रोज उनको कह रही है आप शामिल हो, शहबाज शरीफ साहब रोज उनके घर पे पहुंचे होते हैं कि आप किसी तरीके से आए। आप उनको डील ऐसी देंगे, कोई ऐसी प्रपोजल देंगे कि वो हुकूमत से ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, तो वो आपकी तरफ आएंगे ना। इसी तरह से मौलाना का इंटरेस्ट भी यही है कि वो पीटीआई को वो कुछ जो है वो ऑफर करे और पीटीआई उन्हें ऑफर करे, लेकिन ये लीडरशिप कैसे ऑफर करेगी जब उनके पल्ले ही कुछ नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ डील क्या करना है, बात क्या करनी है। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। सर, फवाद चौधरी साहब के तो जितने मुतालबात हैं और तवक्कुआत हैं वो खान साहब से हैं, इमरान खान साहब से, वो तो उन्होंने करना है ना। जो पार्टी है, वो जो पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप है वो उन्होंने मुकर्रर किया है ना। हाँ जी। और उनका एतमाद उनको हासिल है। बिल्कुल। तो अब इनके कहने से तो वो पार्टी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है। अब खासा या तो इनकी कोई जिम्मेदारी लगा देते, और अब जो लोग अब वकील जो हैं, तो वकीलों ने बड़ा रोल अदा किया हमारी सियासत। बिल्कुल। खुद कायदे-ए-आज़म ब्रेक लेनी है, अल्लामा इकबाल वकील थे, हाँ जी, लियाकत अली खान बैरिस्टर थे, तो सारे वकील ही थे ना। बिल्कुल। वकला तहरीक चली है सर, यहाँ ऑपोजिशन चाहिए। पाकिस्तान में फिलहाल ऑपोजिशन जिस तरह वो कह रहे हैं लग नहीं रहा, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक मुल्क है जहां पर ऑपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम दे रही है, वो कहां है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी शामी साहब। देखें, ये हमारे नौजवान अखबार नवीस हैं वहीद मुराद, और उनको गिरफ्तार किया FIA ने। जी हाँ। सुबह मुँह अंधेरे, और उनके घर पे कई लोग हमलावर हो गए एक लिहाज से, और उनको वालदा परेशान हुई, बच्चे परेशान हुए, और वो हाई कोर्ट पहुंची और फरियाद की। कुछ पता तो चले, वहाँ मालूम हुआ बाद में फिर कि उनको जनाब पीका के तहत पे पकड़ा गया है FIA ने। भाई आप इससे पहले फरहान मलिक साहब जो हैं उनको पकड़ा गया रफ्तार.com के कराची में। भाई जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करना चाहते हैं, आप उसको बताएं, पर्चा दर्ज करें, उसको FIR की कापी दें, घर वालों को बताएं। आप उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कानूनी मुआवनत हासिल करें। इस तरह काम क्यों होते हैं? जैसे बंदा उठा लिया गया, गायब कर दिया गया, उससे जज्बात को ठेस पहुंचती है, घर वाले परेशान होते हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, पूरा मुआशरा उससे डिस्टर्ब होता है। क्या तमाशा हमने लगा दिया है। हम कानून की दुहाई देते हैं, कानून इस तरह नाफिज होता है, इस तरीके से लोगों से सलूक होता है। जब पीका कानून सर आ रहा था उस वक्त यही खदशा जाहिर किया जा रहा था, पीका हो या कोई और कानून हो, आप कुछ तमीज़ तो सीखे ना।
किस तरीके से आपने ड्यू प्रोसेस फॉलो करें, ड्यू प्रोसेस तो फॉलो करें ना। ये तमाशा क्या बना दिया? वजीर दाखिला इसका नोटिस लें, वजीर आजम इसका नोटिस लें, ये खत्म होना चाहिए। ये लोगों को इस तरह रुस्वा ना करें। वजीर दाखिला तो सर अब वो कमेटी फाल हो गई है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी अब ये हम हार्ड स्टेट बनाने जा रहे हैं। बहरहाल हाँ, इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। चलें सर आगे बढ़ते हैं। और जो बात कर रहे थे कि तुर्की में ऑपोजिशन जो है वो इस वक्त हुकूमत को टफ टाइम दे रही है, वहाँ पर एहतजाज शुरू हो गया। अपोजिशन के और हुकूमत के दरमियान एक मुकाबला चल रहा है। जो इस्तांबुल के मेयर हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, उन पर इल्जामात हैं, करप्शन के भी हैं, उनकी डिग्री भी कहते हैं जाली है। हाँ जी। अपोजिशन कहती है कि वो सदारती उम्मीदवार थे तैयब एर्दोगान के मुकाबले में, इसलिए उनको निशाना बनाया गया है। और तुर्की के मुख्तलिफ सूबों में हंगामे जारी हैं और एक लोग पकड़े जा रहे हैं और एक बहुत कशीदगी की फजा है। 1100 अफराद सर कह रहे हैं अब तक गिरफ्तार कर लिए गए, उससे ज्यादा, और 55 सूबों तक एहतजाज फैल गया है। तुर्की हमारा बड़ा अजीम दोस्त है, हमारा उसका बड़ा दिल का ताल्लुक है, तो हमें बड़ी दिल जो है दुख रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। तो डॉक्टर फुरकान, जी हाँ, डॉक्टर फुरकान साहब हमारे साथ हैं, वहाँ के बहुत बड़े दानिशर हैं और पाकिस्तानी अखबार नवीस हैं जो मुकीम है तुर्की में। जी हाँ, और उनकी बड़ी गहरी नज़र है हालात पर। आज भी कॉलम आया है, आज भी कॉलम। डॉक्टर साहब ये तुर्की में अचानक क्या हो गया कि देखा जाए तो तुर्की के हालात बहुत बेहतर जा रहे हैं। कई साल हुए कहते हैं कि तुर्की में बड़ा इकतसादी लिहाज से, सियासी लिहाज से, हर लिहाज से बड़ा इस्तेहकाम था। लेकिन जिसे कहते हैं कि जब एकदम हालात में उछल पलटा खाना शुरू कर दिए, जब सदर रजब एर्दोगान ने अपने हरीफ जो है और इस्तांबुल का मेयर जो है अकरम इमामोगलू की डिग्री को जो है वो जाली करार दे दिया, उनकी डिग्री को मंजूर कर दिया। उसी रात ये 18 मार्च की रात से उसी टीवी चैनल पे जो है इनके बारे में प्रोग्राम होना शुरू हो गया। फिर इनको अगली सुबह सवेरे जो है वो 19 मार्च की सुबह सवेरे इनको हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने इनको 4 दिन के लिए हिरासत में लिया, अदालत के सामने पेश किया गया और उनको जो है उनका दहशतगर्दी में मुलव्वस होने और बदअमनी में मुलव्वस होने के इल्जाम में मुकदमा शुरू किया गया, जबकि अदलिया ने उनको दहशतगर्दी के इल्जाम में तो बरी कर दिया, अलबत्ता उनको बदअमनी के इल्जाम में जो है उनको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उस वक्त से लेकर यानी तकरीबन आज 7वां दिन था, मुस्तक़िल जो है वो मुजाहरे जारी है। तुर्की की तारीख में रिपब्लिकन पार्टी की तारीख में कभी भी इतनी बड़ी तादाद में जलसे या जुलूस नहीं निकले। ये पहली बार हुआ कि 2023 साल के तवील अरसे के बाद जो है ऊपर का सामने आई है और उन्होंने रजब तय्यब एर्दोगान के लिए कहते हैं रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी है। अब देखते ही है कि जो रिपब्लिकन पीपल पार्टी कंटिन्यू रखती है हालात को आगे लेकर कैसे करते, क्योंकि ये लिए सुनहरी मौका से वो इमामोगलू को सदर मुंतखब करवा सकते हैं। जी मगर सदर तैयब एर्दोगान का तो कहना यह है कि उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया है, ये अदलिया का मामला है, अदलिया जाने और मेयर साहब जाने, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये मामला अदलिया को तय करना है? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन होता यही है कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान और तुर्की जैसे ममालिक में अदलिया पर हुकूमत का बड़ा असर महसूस होता है। हुकूमत इंतजामिया की जान से अदलिया को इस्तेमाल किया जाता है। तुर्की में भी यही हालात है। हालांकि सदर एर्दोगान कह देते हैं कि उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो है अपोजिशन वाले ये इल्जाम लगा रहे हैं कि एर्दोगान के अहकाम की रोशनी में सब जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया गया, मुजाहिरों पर पाबंदी लगाई जा रही है। अदलिया ने जो फैसले किए वो सदर रजब तय्यब एर्दोगान के दबाव में आकर किए। हालांकि 32 साल तक जो है उन्होंने यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की थी, उस वक्त तक जो मेयर भी रह चुके हैं, मुफ्ती और इदारों का फायद भी रह चुके हैं, कभी कुछ भी नहीं हो ये चली गई, क्योंकि उन्होंने रजब तय्यब एर्दोगान को जैसा मेरे खिलाफ सदर के इंतखाबात में हिस्सा लेते तुम्हें मैं गिरफ्तार करवा लूंगा। अब जो है अपोजिशन वाले उनके इस बयान को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं कि रजब तय्यब एर्दोगान ने उनको इस जो है वो गिरफ्तार करवाया है। जी आप ये कह रहे हैं ये बाकायदा यानी कि बयान दिया था तैयब एर्दोगान ने, हुकूमत ने, कि जी अगर सदारती उम्मीदवार बने या इलेक्शन लड़ा तो हम आपको गिरफ्तार करवा देंगे, या इनडायरेक्टली कोई धमकियां दी गई थी? ये अपोजिशन वाले यही बयान दे रहे हैं कि अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं कि एर्दोगान ने उनको धमकी दी थी कि इमामोगलू को एज ए सदर के कैंडिडेट के तौर पर खड़ा ना किया गया। अगर उनको खड़ा किया गया तो हम जो है उनकी राह में लिफाफे खड़ी करेंगे, उनको गिरफ्तार करवा देंगे। मेरे इसमें आर्टिकल में मैंने लिखा हुआ है
ये अपोजिशन वाले ने बड़े वाजे तौर पर अपने जलसे जुलूसों में इस चीज़ का इसको बयान करते चले आ रहे हैं। मगर डॉक्टर साहब ये 3 साल पड़े हैं अभी सदारती इंतखाब को और अभी से हंगामा शुरू हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसे कहते हैं कि मैं यही कह रहा हूँ कि रजब तय्यब एर्दोगान ने अपने कौम को पता नहीं कैसे जो है उनके साथियों ने मशवरा दिया, गलत मशवरा दिया। हालांकि अभी तुर्की की सूरत बड़ी बेहतर जा रही थी, जैसे सर 2-3 सालों से हालात खराब थे, लेकिन इस साल से मैंने काफी पाना शुरू कर दिया था, मुल्क की काफी सूरत बेहतर होना शुरू हो गई थी, हालात बड़े बेहतर जा रहे थे मुल्क की साजियात की तरफ, जिसे कहते हैं कि तुर्की तारीख में जो है बेहतर जाने का सिलसिला जारी था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि एर्दोगान ने रातों रात जो है कि अकरम मौलवी की राह में रुकावटें खड़ी करने का सिलसिला तो हुआ ये है। वजह ये है कि इन्होंने 23 मार्च को जो है पाकिस्तान के दिन वाले दिन है 23 मार्च को इन्होंने फैसला करना था, सदारती उम्मीदवार खड़ा सरकारी के हिस्से में फैसला करना था, सरकारी तौर पर उनके सदारती उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाए। इसी रोज इससे पहले सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने उनकी राह में रुकावटें खड़ी करनी शुरू कर दी और यही वजह है कि हालांकि एर्दोगान के लिए बड़ा भी सुनहरी मौका था, हालात बेहतर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये फैसला जो किया है शायद उनके लिए बड़ा मुश्किल फैसला साबित होगा और उनके लिए जो है ये रुकावटें। यानी अकरम ओगलू जो है उनकी शोहरत से आप कह रहे हैं कि फिर डर रहे हैं ना एक तरह से सदर एर्दोगान। हाँ जी हाँ, आपको ये बता दी कि अकरम इमामोदी 3 बार मुसलसल 3 बार जो जिसे कह सकते हैं हैट्रिक करते हुए 3 बार रजब तय्यब एर्दोगान की पार्टी को शिकस्त से दोचार कर चुके हैं, जिसकी वजह से रजब तय्यब एर्दोगान को अकरम इमामोदी से खतरा लाहक हो गया था कि सदारती उम्मीदवार के तौर पर जाएंगे, इसलिए उनकी राह में रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी। मगर डॉक्टर साहब पे ये जो मूवमेंट चल रही है इसका अंजाम क्या होगा, यानी बिलाखिर क्या अदालत जो है उसके फैसले तक ये हंगामा जारी रहेगा या हुकूमत भी कोई इकदाम कर सकती है? आप देखिए हुकूमत ने फैसला यही किया था, हुकूमत ने जो है इस्तांबुल को जो मेयर है उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया था और हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा था कि हुकूमत जो है वो ये ऐसे ट्रस्टी के तौर पर जो है इस्तांबुल के मेयर का इंतखाब करेगी। लेकिन रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी में पूरी तौर पर अपने कन्वेंशन आज इजलास तलब करते हैं, जिसमें आज पार्टी के लोग मेंबर भी शामिल हैं और रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के मेंबर भी शामिल हैं। उन्होंने आज जो है इंतखाब हो रहा है, मेयर के इंतखाब जो है कायम मुकाम मेयर जो है जब तक अकरम मौलवी गिरफ्तार हो उस वक्त तक आखिरी तौर पर पूरी हफ्ते के लिए जो है वो इनका इंतखाब किया जाएगा ताकि हुकूमत को अपना ट्रस्टी जो है वो इस्तांबुल के मेयर के तौर पर मौका दिया जा सके। इसलिए आज इस्तांबुल बल्दिया में इलेक्शन भी हो रहे हैं कि इस्तांबुल के कायम मकाम मेयर जो है वो कौन होगा, आप पार्टी से होता है या फिर रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी से होता है। लेकिन आमतौर पर नजर जो आ रहा है हालात जो दिखा रहे हैं वाज़ेह तौर पर रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है ये इलेक्शन जीतेंगे और ये बल्दिया के कायम मकाम मेयर के तौर पर ट्रायल करते रहेंगे जब तक अकरम इमामोदी की गिरफ्तारी जो है खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, तो कितना वक्त लगेगा जो अदालती तरीक़ेकार है तुर्की का, उसमें मुकदमे की समाअत पे कितना वक्त लग सकता है? हाँ जी, ऐसी यहाँ तुर्की में ये होता है कि पूरी तौर पर फैसले कर लिए जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर इस बारे में अदलिया किस किस्म का फैसला अदलिया इसको लटका भी सकती है कि तो अगर हुकूमत का प्रेशर आता है इसको लटकाया जाए तो फिर अदलिया इसको लटका भी सकती है। लेकिन ये लगता है ये कि जब इसको 2-3 महीने के अंदर उसको 6 अप्रैल को ये रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के अपने कन्वेंशन जो हंगामी कन्वेंशन है जिसमें पार्टी के चेयरमैन का इंतखाब भी किया जाएगा, उससे पहले हो सकता है कि अदलिया की तरफ से कोई फैसला आ जाए, उनको गिरफ्तार कंटिन्यू रखा जाएगा या इनको रहा किया जाएगा। ये 6 अप्रैल तक चल रही है और कोशिश यही है कि 6 अप्रैल तक से पहले इस बारे में फैसला आ जाए, लेकिन 6 अप्रैल को लाजमी तौर पर रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के नए चेयरमैन का इंतखाब कर लिया जाएगा। उसके बाद जो कुछ भी फैसला होगा वो उसके डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फुरकान हमीद साहब। 32 साल बाद सर ख्याल आया कि डिग्री जो है वो उनकी ठीक नहीं है। अब देखिए तो जो भी सूरत है कानूनी, क्योंकि तय्यब एर्दोगान जो है अब एक तवील अरसा उन्होंने गुजारा है, पहले वज़ीर आज़म के तौर पर, फिर सदर के तौर पर, और तुर्की को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जो मर्द बीमार समझा जाता था तुर्की, आज एक दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है और बहुत बड़ी फौजी ताकत है, बहुत बड़ी मुआशी ताकत है, और तुर्की जो है एक यूरोप का एक बड़ा एक काबिल कदर हिस्सा बन चुका है। तो अब हम तो दुआ कर सकते हैं
कि हमसे तो पाकिस्तान के मामलात जी नहीं हाँ। संभाले जाते, तो तुर्की में दुआई कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वो और तो कह रहे तुर्की- शैतानी एहतजाज हैं, ये शैतानी एहतजाज किए जा रहे नजीब हैं, उर्दवान तो पुरतशद्दुद। यही कहते हैं हाँ। कि शैतानी एहतजाज है और अपोजिशन लोगों को मुश्तइल कर रही है, और अपोजिशन की ये कामयाब नहीं होगी। उसकी कोशिश, या तो ये अपोजिशन का जो एहतजाज है वो दम तोड़ बैठे, या फिर अदालत कोई फैसला करे, या हुकूमत कोई इकदाम करे। देखें आप क्या होता है। ठीक है सर, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।